दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं चर्चित समाज सेविका शालिनी श्रीनेत जी। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। मैं आपके बारे में थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जी जी। फिर आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है? जी जी। शालिनी जी का जो जन्म है वो देवरिया में हुआ है और इन्होंने अपना बचपन जो है वो गांव में और अपना पैतृक गांव में और गोरखपुर एयरफोर्स कॉलोनी में। शालिनी जी को शायद पता नहीं है कि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो, जी नहीं पता था। हाँ, फिर उसके बाद से इन्होंने ग्रेजुएशन वहीं गोरखपुर से किया है और उसके बाद से ये इनकी शादी हो गई और इनके जो हस्बैंड हैं वो दिनेश श्रीनेत जी जो पत्रकार हैं और उनके साथ ये कई शहरों में रही हैं, जैसे कि गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, बेंगलोर, कानपुर से होते हुए अब ये दिल्ली में रह रही हैं। और इनके पिताजी जो थे वो प्रधान थे और समाज सेवा में काफी आगे रहते थे। तो बचपन से इन्होंने सामाजिक गतिविधियों में को बहुत करीब से देखा है और सामाजिक गतिविधियों का इन पर काफी प्रभाव पड़ा है और ये भी सामाजिक कार्य करती रहती है। उसके बाद से जैसे मैंने बताया कि गोरखपुर से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से रोहेलखंड विश्वविद्यालय से इन्होंने समाज शास्त्र में एमए किया हुआ है। फिर इन्होंने मूक बधिर बच्चों के लिए काम किया है। 2 स्वयंसेवी संगठनों जीवन धारा और दिशा से मतलब जुड़ी रही ये और उनके जरिए इन्होंने काम किया। और कुछ समय इन्होंने अपना बिजनेस भी किया। अभी बातचीत करेंगे किस तरह का बिजनेस इन्होंने किया था। सन 2016 से ये मेरा रंग एक संस्था है, उसकी ये संस्थापिका है, उनकी स्थापना इन्होंने की और उसकी शुरुआत इन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू के जरिए की। इस पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे और उनका ये प्रयास काफी पसंद किया गया और जल्दी ही मेरा रंग जो है वो काफी लोकप्रिय है और इन दिनों तो ये बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि मैं देखता रहता हूँ उस मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग और काफी जो समाज सेवा कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उनको ये आमंत्रित करती रहती हैं और उनसे बातचीत होती रहती है। और इन्होंने फिर मेरा रंग को एक रजिस्टर्ड संस्था का रूप दे दिया है और बहुत सारे जैसे जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं जैसे जेंडर है, स्त्री सुरक्षा, LGBT जैसे मुद्दों को ये उठाती रहती हैं और उस पर इन्होंने बातचीत की है। उसके बाद IIT दिल्ली, विवेकानंद कॉलेज नई दिल्ली, सत्यवती कॉलेज नई दिल्ली, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गंगोत्री देवी महाविद्यालय गोरखपुर, मेवाड़ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में विद्यार्थियों के बीच जाकर जेंडर संबंधी व्याख्यान दिए हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग है इनका, इस पर बातचीत होगी अभी। इसके अलावा इन्होंने NDTV और ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर की पिंक कप टी, जो दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल, प्रेमचंद साहित्य संस्थान गोरखपुर, जेंडर संवाद, शिवहर बिहार जैसे मंचों से भी अपनी बातें इन्होंने लोगों से साझा की हैं। इन्होंने गाजियाबाद व गोरखपुर में मेरी रात मेरी सड़क आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया है और जैसा कि मैंने बताया मेरा रंग इनका एक संवाद प्लेटफॉर्म है, संवाद मंच है। इन्होंने उसमें घरेलू हिंसा, जेंडर के मुद्दों पर लोगों को जागरूक बनाने का काफी प्रयास किया है।
नमस्कार, मैं हूँ शालिनी शिरनेत और आप देख रहे हैं मेरा रंग। आज हमारे साथ अनुपम है और हम अनुपम से बात करेंगे तमाम मुद्दों पे, मजदूरों पे, गैंगरेप पे और जो भी वो लोग काम कर रहे हैं अपने युवा हल्ला बोल संगठन के माध्यम से। नमस्कार अनुपम। नमस्ते शालिनी जी। स्वागत है आपका मेरा रंग लाइव में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपकी एक कविता है उसको पढूं, उसके बाद जो है हम सवाल करेंगे। दोस्तों को मैं चाहूंगी दिखाना एक किताब जो है, किताबें तो बहुत सारी आपकी हैं। एक किताब है लाल बत्ती के बच्चे। इसकी बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो लाल बत्ती के ही शीर्षक से, मतलब रिलेटेड शीर्षक इसमें है। और लाल बत्ती है या भीख मांगते बच्चे हैं, रेड लाइट है कहीं, इस तरह करके, तो उस पे भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी कविता हम सुनाते हैं, उसके बाद से शुरू करते हैं। शीर्षक है भीख मांगता बच्चा। भीख मांगता बच्चा मुझे कतई नहीं जानता, मगर मैं जानती हूं उसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शिरनेत और आप देख रहे हैं मेरा रंग। आज मेरा रंग का 256वां लाइव है। आज जानी मानी कवियत्री और कथाकार वंदना गुप्ता की अंग्रेजी में अनुदित कविताओं की किताब फेदर्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप पर चर्चा होगी। बातचीत में वंदना गुप्ता जी के साथ हैं इन कविताओं के अनुवादक सुरेंद्र नाथ कपूर और प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार जी। तो शालिनी जी, ये तो आपका परिचय जो मेरे पास है उसकी जानकारी मैंने लोगों को, अपने दोस्तों को दे दी है। अब मैं जरा जानना चाहता हूं आपसे कि पहले तो आप, जैसे आपने बताया कि आप पिता आपके जो प्रधान थे और उनकी सामाजिक गतिविधियों को देखकर आपको काफी प्रेरणा मिली। जब आप पढ़ाई कर रही थी तो उस दौरान भी आपने कुछ सामाजिक कार्य किए और उस दौरान आपका मतलब किशोरावस्था और युवावस्था, खैर युवा तो आप अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उस दौरान कैसा रहा, मतलब किस तरह से रहा, और उस दौरान भी आपके मन में क्या क्या विचार आते रहे समाज सेवा को लेकर के, और समाज सेवा का जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है आपका, इसके बारे में। दरअसल सर, ये आप परिचय में जो बात बता रहे थे कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद मेरी शादी हुई, तो नहीं, मेरी शादी इंटर के बाद ही हो गई थी। और अच्छा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मैंने अपने ससुराल से की। अच्छा। ये बात बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मेरे सास को श्रेय जाता है पढ़ाने का। इंटर के बाद की पढ़ाई, नौकरी, जो भी कुछ है वो मेरी सासू माँ को जाता है, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। आपने सवाल किया है, पिता प्रधान थे तो उस समय मेरी सामाजिक नहीं, इस पर तो एक सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो गया। इसमें सवाल ये है कि इंटर जब आमतौर पे जब करते हैं हम लोग, और तो उम्र बहुत कम रहती है, तो उतनी कम उम्र में शादी के पीछे कोई खास कारण था? जी सर, दरअसल बहुत लंबी कहानी है। मैं जो है अपने घर की लास्ट बच्ची हूँ और मेरे पिता की तीसरी शादी थी, तो तीसरी शादी से हम सब बच्चे थे। और मेरे बड़े भाई की, जिनकी मैं नकल करती थी, एयरफोर्स में थे, उनकी बहुत अर्ली डेथ हो गई थी, तो घर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं बहुत कम उम्र में अपना घर संभाली थी, ना कि सिर्फ घर, मतलब एक घर नहीं, 3-3 जगह संभाली थी। जहाँ रहते थे गांव में वहां, फिर हमारी भाभी के लिए एयरफोर्स से घर जो है सरकारी घर था वो ले लिया गया, तो हम लोग जाके, मैं और पिताजी मिलके वहां घर बनवाए भाभी को रहने के लिए। तो वहां पे भी बीच बीच में मुझे जाना पड़ता था, उनकी जो भी समस्याएं होती थी वो सब देखने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए। मेरे भाई मुझसे बड़े थे लेकिन वो छोटे भाई थे बड़े भाई से, वो उस समय बॉम्बे चले गए पढ़ने उनकी डेथ के बाद। तो वो ये सारी चीजें जो है इस तरह मैं देखती रही।
लेकिन बड़े भाई के डेथ के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। तो सबको ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मर जाए और मेरी शादी ना हो पाए। और कुछ असुविधाएं पढ़ने की भी थी, मैं पढ़ना चाह रही थी और कुछ ऐसी चीजें थी जिससे मैं कहीं शहर में रह के पढ़ नहीं पा रही थी। तो पिताजी को लगा कि शादी कर देना चाहिए। हालांकि मैंने मना किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें मेरे पिताजी ने शेयर की मुझसे कि मुझे खुद ही कहना पड़ा कि ठीक है मेरी शादी कर दीजिए। तो इसलिए मेरे पिताजी जो है इंटर के बाद शादी कर दी है और अच्छे घर में शादी की है। अच्छे घर का मीन्स कि पढ़े लिखे लोग थे, तो उन लोगों ने जब देखने आए थे तभी उन लोगों ने सबसे पहले जो सवाल किया था वो यही कि आगे पढ़ोगी ना। तो इसलिए मेरी शादी जल्दी हो गई थी सर। तो मतलब जल्दी मैच्योर हो गई, मतलब जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत सारी आ गई, तो आप मैच्योर मतलब एक तरह से हो गई, यानी कि। जी सर, जी सर, बहुत जल्दी। अब इंटर तो बहुत देर हो गया, उससे बहुत पहले ही कुछ इस तरह की समझ हो गई कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और बहुत खेती-बाड़ी पिताजी के पास है। तो भाई के डेथ के बाद मेरे पिता भी बीमार रहने लगे, माँ भी बीमार रहने लगी। तो भाभी को गोरखपुर रखा गया कि बच्चा पढ़ सके, उनका छोटा बच्चा था ये। तो पूरा खेती की भी ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे आ गई थी। दिन में नौकर-चाकर रहते थे घर में, लेकिन उनके साथ क्या करना है, कितना गेहूँ किसको देना है, कितना बीज देना है, किसने कितना यूरिया ले गया, कौन लेबर मज़दूर, सुपर फास्फेट कितना ले जाना है, किस खेत में गैमेक्सिन छींटना है, ये सारी चीज़ों का जो है हिसाब-किताब मुझे रखना पड़ता था। तो बहुत जल्दी मैंने बहुत कम उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था। तो कह सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गई थी। तो जो आपके हस्बैंड हैं वो तो पत्रकार हैं। जी। और मतलब ये दिल्ली में ही है कि गोरखपुर में भी जब आपकी शादी हुई थी तब भी ये उस समय भी पत्रकार थे, या बाद में इन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन की? नहीं सर, ये दरअसल हम दोनों ही पढ़ रहे थे जब शादी हुई थी। तो कुछ दिनों बाद नौकरी लगी तो वो पत्रकारिता में ही गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि पहले जैसे पढ़ाई आपने कर ली, एमए कर लिया, फिर ये समाज सेवा के मतलब अंदर इच्छा आपकी तो पहले से रही, तो लेकिन ये मूक बधिरों के लिए जो आपने काम किया 2 संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिल करके, तो मतलब शुरुआत तो आपने वहीं से की ना, मतलब ये मूक बधिरों के लिए जो बच्चों के लिए आपने काम किया? जी, मैं शुरू करती हूँ वहां से सर। जब आप पिताजी की बात पूछ रहे थे, तो पिताजी मेरे प्रधान थे और उस समय प्रधान थे जब कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि घर से ही खर्च होता था। मैं उनको देखती थी कि छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते थे, गाँव वाले लोगों का। मैंने बहुत सारी पंचायतें देखी हैं। बचपन में मैं पंचायतों में बैठती थी और बहुत टिप-टिप बीच में बोलती रहती थी, तो डाँट भी खाती थी। लेकिन मेरे पिताजी ले भी जाते थे मुझे पंचायतों में। कई बार कई महिलाओं की दिक्कतें सुनने के लिए मुझे ले जाते थे, कहते थे कि तुम चलो। तो मैं पिताजी को ये सब करते देखी हूँ, भेदभाव मिटाया उन्होंने गाँव में। गाँव में हमारे बहुत सारे जो है धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो उन्होंने ये भी हम लोग को बचपन से सिखाया कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कुछ-कुछ चीज़ें तो उनसे मैंने सीखा। सोशल वर्क जो हमारे व्यवहार में आया है, वो बचपन में कुछ-कुछ चीज़ें आ गईं। बाद में जब मैं एमए कर ली, बरेली गई। दरअसल शादी के बाद मैं गोरखपुर आई और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और एमए करने के लिए मुझे रुहेलखंड जाना पड़ा, क्योंकि तब तक मेरे हस्बैंड बरेली में शिफ्ट हो चुके थे। और उसके तुरंत बाद मेरी जॉब लग गई थी जीवन धारा स्कूल में। तो एक तरफ सोशल वर्क नहीं कहेंगे पूरी तरह, वो मेरी जॉब थी। लेकिन हाँ, था वो एक एनजीओ। अच्छा, एनजीओ के मतलब वहां पर आपने मतलब नौकरी ज्वाइन की और वो संस्था जो थी वो समाज सेवा करती थी? जी। अच्छा, ये बताइए कि हाँ बताइए उसमें आपका फिर टीचर मैंने ज्वाइन किया था। बताओ, टीचर मैंने ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने बीएड नहीं किया था। स्पेशल बीएड होता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कोई अनुभव मेरे पास नहीं था। जो उसके चेयरमैन थे वो मेरे हस्बैंड को जानते थे, रिपोर्टिंग के दौरान उनसे दोस्ती हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भेज दो, और सोशियोलॉजी उन्होंने
पढ़ी है, तो उस बेस पे हम जो है वहाँ पे जॉब दे सकते हैं। तो मैं गई और मेरा इंटरव्यू हुआ छोटा सा, जिसको मैं पास कर गई, या मेरी जॉब वहाँ पे लग गई। उसके बाद से मुझे 1 डेढ़ महीना लगा उस लैंग्वेज को सीखने में, कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे हम जो बच्चे सुनते हैं उन्हें तो हम इस तरह पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन जो बच्चे सुनते ही नहीं हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो उनको हम इशारे से पढ़ाते हैं, हाथ से सारी चीजें बनाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, इस तरह करके पढ़ाते हैं हम उन्हें। तो फिर उसमें कंटिन्यू किए। बीच में माँ की तबीयत खराब हुई तो मुझे नौकरी छोड़नी भी पड़ी। आपने बताया था, जो मुझे जानकारी है कि आपने कोई बिजनेस भी किया था, तो वो ये बिजनेस किस तरह का था? दरअसल सर, मैंने बताया कि जीवन धारा के बाद मेरे पे जिम्मेदारियां आई, बच्चा हुआ, मेरी सास की तबीयत खराब हुई और फिर मेरी सास की डेथ हो गई। उसके बाद भी फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, दिशा। दिशा में मैं मतलब इस तरह ज्वाइन की कि जिस स्कूल में ज्वाइन कराया गया उसमें बच्चे पढ़ते थे विकलांग, लेकिन उनको सुनने और बोलने में असुविधा नहीं थी, वो सुन बोल सकते थे, लेकिन विकलांगों का वो एनजीओ था जिनमें, जिसका नाम दिशा है, आपने परिचय में मेरे रखा है। और डफ एंड डम के लिए वो शुरू करना चाहते थे। तो मैं कई लोगों के बीच में अकेले वहां पे इंटरव्यू निकाली थी और सिर्फ मुझे ही उस समय ज्वाइन कराया गया था। मैं 3 क्लास को शुरू में एक साथ पढ़ाती थी और मेरे हिसाब से सारा तय किया गया था कि कैसा उनका टेबल बनेगा, कौन सी किताबें आएंगी, कितने घंटे किन बच्चों को पढ़ाना है। और आप समझ सकते हैं कि 3 क्लास तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी और चौथे क्लास के लिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती थी, क्योंकि वो 6 में पढ़ती थी लड़कियां और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ती थी। बाकी सब्जेक्ट तो वो समझ लेती थी, लेकिन साइंस और मैथ्स नहीं समझ पाती थी। तो फिर मुझे वहाँ की प्रिंसिपल ने कहा कि आपको 1 घंटा अधिक यहाँ पे रुकना पड़ेगा और इन बच्चों को पढ़ लेते हैं जो क्लास में, वो अलग से आपको समझाना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी वहाँ पे नौकरी रही। फिर बाद में जब मेरी सास की डेथ हो गई तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, वो चले गए लखनऊ और मैं अकेले अपने बच्चे को लेके बरेली में जॉब करती रही। वो लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे कि अभी नहीं जा सकती। जब तक मैं आई यहाँ लखनऊ तो तब तक पता चला कि मेरे हस्बैंड का बेंगलोर में हो गया जॉब, तो मैं उनके साथ चली गई बेंगलोर। बेंगलोर में थोड़ी भाषा की दिक्कत हुई, वहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है और इंग्लिश वहाँ की एक तरह से देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज हो गई है। और उस बीच मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, प्रेगनेंसी रही, फिर बच्चा हो गया, तो मेरी जॉब नहीं रही वहाँ पे। करीब हम 2.5-3 साल रहे वहाँ। वहां से जब हम कानपुर शिफ्ट हुए तो मेरा बच्चा छोटा था। तो अब एक बार आप नौकरी कर लेते हैं तो छटपटाहट मचती रहती है कि यार हम घर में बैठे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन मेरी पड़ोसन थी प्रियंका नाम की दोस्त, तो वो दैनिक जागरण अखबार में निकला था। एमएसएमई एक संस्था है, आप जानते होंगे, केंद्रीय सरकार से संचालित होता है। उसमें छोटे छोटे कोर्स कराए जाते हैं। वो कोर्स कुछ भी हो सकते हैं, पत्रकारिता का हो सकता है, कुछ मटेरियल बनाने का हो सकता है, ब्यूटिशियन का हो सकता है, कुकिंग का हो सकता है। तो हम लोग गए ब्यूटिशियन के लिए, मैं और प्रियंका। तो वहाँ पे बड़ा उल्टा सिस्टम था कि पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पास कर लेंगे तब आपका एडमिशन होगा। तो वो इंटरव्यू इसलिए होता है कि वो ऐसे लोगों को नौकरी दी जाती है, मतलब वो सिखाया जाता है कि वो छोटा सा अपना रोजगार कर सके उससे सीख के। तो उसमें ये जाना जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो जब मैं अपने दोस्त के साथ वहां पहुंची तो दोस्त के पति बैंक में थे, तो जानते ही हैं बैंक का नाम सुनते लोगों को लगता है कि बहुत पैसे वाले लोग होंगे। तो मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा कि जर्नलिस्ट है मेरे पति। अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको इसका मतलब नहीं समझ में आया या क्या हुआ, या उनको ये लगा कि जर्नलिस्ट के पास पैसे कम होते हैं। जो भी हो, मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी दोस्त का नहीं हुआ। तो फिर मैंने वहां पे कोर्स किया और कोर्स करते करते जो टीचर सिखा रही थी उन्होंने कहा कि
तुम लोग काम शुरू करो। तो खैर कोई नहीं शुरू किया, मैंने जो है शौकिया पहले शुरू किया कि देखे क्या होता है। और हम जिस सोसाइटी में रहते थे, एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो वहाँ की भाभियाँ दीदियाँ जो थी उनसे बात करती थी मैं कि ऐसे-ऐसे है, आप लोग आओ मेरे घर और मैं ऐसे-ऐसे काम कर रही हूँ। तो वो लोग आने लगी और एक समय के बाद उन लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं पार्लर खोल ले रही हो? तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जा सकते घर छोड़ के। तो उन्होंने कहा घर में ही खोल लो। तो मैंने एक कमरे को पार्लर में कन्वर्ट कर लिया और उस समय के हिसाब से 27,000 मेरे खर्च आए थे, उसको तैयार करने में, पार्लर को, मिरर लगाना और उसके जो भी अगड़म-बगड़म होते हैं सब तैयार करने में। बाकी मटेरियल जो था, जहाँ मैं सीख रही थी, वो सारी हमारी दोस्त, कोई कोई किट दे दिया, कोई कोई किट दे दिया और टीचर भी हमारी काफ़ी सहयोग की। उसके बाद से मैं लगातार वहाँ पे 1.5 साल तक ये बिज़नेस करती रही। उसके बाद हम लोग आ गए दिल्ली। जब दिल्ली आए तो जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जनसत्ता अपार्टमेंट में, यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई रजनी नागपाल से, जो माखनलाल चतुर्वेदी में है इस समय। तो उन्होंने पूछा कि तुम वर्किंग हो? तो हमने कहा कि नहीं, मैं वर्किंग नहीं हूँ, ऐसे-ऐसे मेरा बिज़नेस था और मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसे अभी तो बेरोज़गार हूँ। तो बोली तो यहाँ पे भी करो ना। तो हमने कहा कि अच्छा, यहाँ सोसाइटी में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सोसाइटी में हमें परमिशन लेना पड़ा था। तो बोले कि हाँ, हाँ, मैं मेंबर हूँ, मैं बात कर लूँगी, तुम शुरू करो। तो मैंने यहाँ पे भी एक कमरे में जिसकी मतलब मेन डोर के पास में ही एंट्री होती है, वहाँ पे मैंने शुरू कर लिया और फिर मेरा बिज़नेस जो है कानपुर की तरह यहाँ पे भी बहुत बढ़िया चलने लगा और मैं कानपुर से लेके यहाँ तक मिला के ठीक-ठाक पैसे कमाई थी और इतना पैसा कमाने लगी महीने में कि मैं वापस टीचिंग की तरफ नहीं गई। टीचिंग में मैं कभी उतने पैसे नहीं कमा पाती। तो इस तरह करके मैंने जो है 5-6 साल तक पार्लर चलाया, काफ़ी पैसा बचाया और मैं उस पैसे से अपने बच्चों का एडमिशन कराए। जब स्कूल जब चेंज हुआ तो कुछ पैसे बच गए थे, तो मैंने गोरखपुर में जाके घर बनवाया और अब मैं 4 साल से मेरा रंग कर रही हूँ। जी सर। घर गोरखपुर में बनवाया? जी सर, वो मेरा आधा घर बना हुआ था, सासू माँ का घर है हमारे, वो हालाँकि अब हमारे नाम है, लेकिन आधा नहीं बना हुआ था, 3 कमरे बने हुए थे, 3 कमरे की ज़मीन बाकी थी, तो वो मैंने जाके बचे हुए पैसे से अपने बनवाया। ये जो ब्यूटी पार्लर का काम आपने फिर मतलब जो बिज़नेस था, ये बंद क्यों कर दिया आपने? सर मुझे 5 साल पहले जो है डेंगू हुआ था, अक्टूबर में, सितंबर लास्ट में हुआ था और मैं बहुत ही सीरियस बीमार थी, मतलब लग रहा था कि अब मैं मर जाऊँगी। जब मैं डिस्चार्ज करा के आई तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे मिलने आते थे, जिसमें एक लड़की आई और वो मेरे हस्बैंड के साथ पहले अमर उजाला में जॉब की थी। हमसे 1-2 मुलाकात इधर-उधर पार्टियों में हुई थी। तो वो जब आई तो कुछ दिन लगातार आती रही मुझसे मिलने शाम को, तबीयत मतलब पूछने के लिए कि कैसी है। तो डेली आती रही लगातार कई हफ्ते, मतलब ये चलता रहा कि रोज़ शाम को मुझे देखने आ रही है। फिर हमने उसको अपने घर जैसे मतलब रखा भी, कुछ-कुछ सहयोग भी लिया कि मेरे बच्चे थोड़ा दूर पे आते थे, उनकी बसें थोड़ी दूर रुकती थी। तो मेरे बच्चों को जाके मेरी गाड़ी से पिक करती थी, जब तक मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, तो वो पिक करती थी। तो मेरे घर में ही रहने लगी वो। और मेरा जो काम होता था पार्लर का, वो फ़ोन पे होता था। फ़ोन पे पहले हम अपॉइंटमेंट लेते थे, उसके बाद करते थे। ज़्यादा काम नहीं करती थी, दिन में बस 3 कस्टमर लेती थी। एक सुबह बच्चों के स्कूल ऑफिस जाने के बाद, फिर बच्चों के स्कूल से आ जाने खाना खाने के बाद और फिर एक शाम को। कोई त्योहार होता था, कोई शादी-ब्याह होता था घरों में, तो उन दिनों को छोड़ के मैं तो हमेशा काम करती थी। कभी-कभी 18-18 घंटे काम करती थी। मतलब करवा चौथ में तो ये हाल होता था कि मेरी एक दोस्त थी, उसका बुटीक है इसी सोसाइटी में। वो रात के आती थी, सबको खाना-वाना खिला के 11 बजे। इवन रजनी नागपाल जी भी सबको खाना-वाना खिला के कहती थी, तुम भी अपने घर से निश्चिंत हो जाओ, हम भी। तो वो रात को आती थी। तो इस तरह करके जो है, यहाँ पे मेरा काम चलता था। तो जब वो लड़की रहती थी तो कुछ ऐसी बातें होती थी हमारी उसके बीच, तो हमने कहा कि मेरा काम ऐसा हो गया है कि मैं पढ़ लिख नहीं पा रही हूँ। उसने कहा छोड़ दो काम,
हमने कहा नहीं यार, ये मेरी जॉब है, ये नहीं छोड़ सकती मैं। तो फिर उसने जो है, जो अपॉइंटमेंट के हमारे फोन आते थे, उनसे कहना शुरू कर दिया कि वो तो बहुत सीरियस बीमार हैं, काम नहीं कर सकते। हालांकि तब तक मैं ठीक हो चुकी थी। एक दो लोग मेरे, मतलब वैसे तो मेरी पूरी सोसाइटी मेरे घर आती थी, मेरा हाल चाल पूछने। जब मैं डेंगू में बीमार थी तो 15 दिन तक मेरे घर में खाना नहीं बना था। पूरी सोसाइटी के लोग मेरे घर में तीनों टाइम का खाना पहुंचाते थे। और मेरे और भी मित्र थे जो मेरे लिए जो भोजन बनता था, कि उबला हुआ, गीला, लिक्विड, ये सब जो है आसपास के लोग, मतलब वैशाली से लेके सेक्टर 10 ये और ये इंदिरापुरम, ये सारे दोस्त लोग जो है 10-15 दिन तक हमारी इस तरह से सेवा की। तो घर की हालत सब लोग जानते थे और धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मैं ठीक हो रही हूँ। बावजूद उसके वो ये कहती थी कि अभी तो उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं कर सकती काम। बाद में पता चला कि ये तो सबको जो है मना कर देती है। तो फिर लगा कि ठीक है। उसने कहा कि कुछ ऐसा काम करो जिसमें पढ़ने लिखने का काम हो। और ये मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी तो मेरी सास ने मुझे सोशियोलॉजी इसीलिए पढ़ाया था कि मैं चाहती हूँ कि तुम सोशल वर्क करो। पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमारे घर में, ठीक ठाक पैसा है, तो तुम सोशल वर्क करो। तो इस तरह करके जो है हमने मेरा रंग की शुरुआत की। हाँ, मेरा रंग के बारे में भी बात करते हैं। मेरा रंग की शुरुआत, मतलब मेरा रंग का क्या कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या सोच के कंसेप्ट आपने इसको शुरू किया? दरअसल सर, मैं जब बरेली में जॉब कर रही थी तभी से, अब बाकी तो बचपन जान ही रहे हैं कि पिता हमारे कैसे थे, तो उनसे सारी चीजें हमारे साथ आई ही थी कि हम सहयोग करें। और जब हम बरेली में जॉब कर रहे थे तो हमारी जो कोऑर्डिनेटर थी हेमलता चतुर्वेदी, उनके साथ हमने सड़कों पे बहुत काम किया था। जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रहते हैं, कुछ जनजाति आके बरेली में शिफ्ट हैं, वो किनारे किनारे रहते हैं सड़कों के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग जाके एडमिशन वगैरह कराने का, उनको कपड़े देने का, उनको खाना, क्या जिनके यहाँ खाना नहीं है वो ये सब करते रहते थे। तो ये चलता था कि कुछ करेंगे, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि क्या करेंगे, मेरा रंग जैसा ही शुरू करेंगे, ये नहीं क्लियर था। लेकिन जब बीमारी के बाद ये हुआ कि कुछ करना है, तो सोचना शुरू की कि क्या करना है। और तुरंत मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि 6 महीना लग गया मुझे तबीयत से निकलने में। डेंगू में तो आप जानते ही हैं बहुत कमजोरी हो जाती है। तो हमने कहा चलो कुछ घर से ही काम शुरू करते हैं। तो सोचते सोचते मैंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लोग नहीं जानते हैं और वो दूर बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी प्रोफाइल सबके सामने ले आए और लोग उन्हें जाने और कुछ नई जनरेशन की बातें सुने। तो इस तरह शुरू किए और हम अब एक वैकल्पिक मीडिया की तरह काम करते हैं। जिन मुद्दों को मुख्य मीडिया नहीं उठाती है, उन मुद्दों को भी हम उठाते हैं और विस्तार से बात करते हैं। मुख्य धारा की मीडिया टीआरपी के लिए बातें करती है और हम लोगों की जिंदगी के लिए बात करते हैं। दैट्स गुड। फिर आपने ये जो मतलब इस पे आपने तरह तरह के विषय उठाए जिन पे बातचीत आपने की है, जैसे जेंडर के बारे में, जेंडर समस्या के बारे में, स्त्री सुरक्षा के बारे में, LGBT से जुड़े कई मुद्दे जो हैं, और वो वीडियो इंटरव्यू के जरिए आप कर रही हैं। जी बिल्कुल, वीडियो इंटरव्यू के अलावा भी करते हैं सर। ग्राउंड लेवल पे भी हमारा काम है। जैसे जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको किन किन चीजों की दिक्कतें होती हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता है कि क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, पढ़ी नहीं है, निरक्षर है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि हम कैसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये सब बातें भी हम जाके उन्हें बताते हैं। पीरियड में क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, ये सारी बातें भी जाके हम ग्राउंड लेवल पे बताते हैं। कई बार जब हमारे पास केसेस आते हैं, आप शायद हमारी प्रोफाइल पढ़े हैं तो जान गए होंगे, हम लोग के पास डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी आते हैं। दरअसल आपको इसकी भी एक कहानी है। जब मेरा रंग मैंने शुरू किया था तो कुछ लोगों को लगा कि मैंने सोशल वर्क शुरू किया है ग्राउंड पे। सोशल वर्क तो था ही, लेकिन ग्राउंड पे तो महिलाएं, लड़कियां मुझे फोन करके कहती थी कि मेरे साथ ये हुआ है, आपकी मदद चाहिए। तो हम कहते थे कि इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ, पुलिस के पास जाओ। तो वो कहती थी कि हमने ऐसे ऐसे आपका चैनल देखा और मुझे लगता है कि आप मदद करेंगी। शुरू शुरू में मैंने मना किया, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं,
ये कहीं नहीं पहुंच पा रही हैं तब मेरे पास आ रही हैं, और मेरे पास इतना साधन है कि मैं वकील से बात कर सकती हूँ, इन्हें थाने पहुंचा सकती हूँ, रिपोर्ट दर्ज करा सकती हूँ। तो फिर मैंने सबकी बातें सुननी शुरू की और सबके केस भी रिपोर्ट कराने शुरू किए। तो इस तरह हम ग्राउंड लेवल पे भी काम करने लगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस देखने लगे, झुग्गी झोपड़ियों में जाके जागरूक करने लगे, कई गाँव में भी जाके काम करते हैं। जैसे गाजियाबाद का एक गाँव है सुराना, तो सुराना में भी हम लोगों ने जाके वर्कशॉप की है कई दिन तक, और कुछ लड़कियों को 4-5 लड़कियों को हम लोगों ने वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें सिखाई पत्रकारिता से रिलेटेड, और वो लड़कियां अब 4 पेज का अखबार निकालती हैं सुराना से। ये बताइए कि जैसे जैसे आपने मेरा रंग शुरू किया, और ये तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी समझा आपने कि ये तो वैसे भी चल सकता था? जी सर, 3 साल तक मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 3 साल तक मैं यूं ही काम करती रही, दिमाग में भी दूर तक नहीं था कहीं कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। और मेरा रंग की शुरुआत मतलब ही बड़ी कठिन ढंग से हुई थी। जब मैं शुरुआत करने की बात कर रही थी अपने घर में, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कैसे आप कर पाएंगे, आप कोई पत्रकार थोड़ी हैं, ये पत्रकारों का काम है, आप कैसे करेंगे कि इंटरव्यू करेंगे किसी का। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे बात करने आता है, तो मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ बात करने से इंटरव्यू नहीं हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है कुछ मेरे सवालों के जवाब देते रहिए कुछ दिन तक, फिर उसके बाद से शुरू कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड रोज सुबह जो है 2-3 पेज पे सवाल लिख के जाते थे ऑफिस जाते समय, और कहते थे कि जवाब लिखे रहिएगा। तो जब शाम को आने से पहले मैं लिख लेती थी दोपहर में, लेकिन एक सवाल के सर मेरे पास 3-3 4-4 जवाब होते थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ठीक लगता था जो उस समय मैं लिख देती थी। शाम को आते थे, चाय पीते थे, उसी समय वो कॉपी मेरी चेक होती थी। तो उसमें जो भी गलतियां होती थी बताते थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। और ये चला 15-17 दिन तक चला, और एक समय के बाद मैं खींच गई और मैंने कहा कि अब मैं कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं दे रही हूँ, काम शुरू हो चाहे ना हो, मैं टीचिंग कर लूंगी, मैं नहीं दे रही हूँ परीक्षा। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम पास हो चुकी हो और अब तुम नाम सोचो कि इसका नाम क्या रखोगे। तब जाके मैंने रात भर सोच के 5-6 नाम लिखा। सबसे पहला नाम मेरा था सोशल पंचायत, दूसरा था इनसे मिलिए, हम भी हैं, मेरा रंग, और एक कुछ और था सर जो भूल रहा है। तो 5 नाम रखे, और अगले दिन उसमें से एक नाम चुना गया, जो 2-4 दोस्तों को भी भेजा गया, जो हमारे क्लोज दोस्त थे उनको भेजा गया। तो सभी ने कहा कि मेरा रंग रखते हैं, मेरा रंग बहुत सुंदर है, अपीलिंग है। तो हालांकि मुझे सोशल पंचायत अच्छा लग रहा था, तो सबने कहा कि कहीं ऐसा न लगे कि हम जो है परपंच करने वाला मतलब चैनल लगने लगे, तो इसलिए मेरा रंग ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह करके जो है हमने मेरा रंग की शुरुआत की। तो जैसे ये बातचीत आपकी जो करती हैं वो तो आप अपने घर से ही करती हैं ना, जैसे कि मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ उसी तरह से? नहीं सर, जब ये लॉकडाउन नहीं था, मतलब कोविड-19 नहीं था, तब मैं अपने घर में ही स्टूडियो बना रखी हूँ छोटा सा, तो मैं वहां पे बुला के शूट करती थी। शुरू-शुरू में तो हम लोग किराए पे कैमरा लाते थे। एक दोस्त है, उनका स्टूडियो है नोएडा में, तो उन्होंने बोल रखा था कि हमारा कैमरा ले जाओ। तो हम लोग सैटरडे संडे उनका कैमरा लाते थे और शूट करते थे। और कोई नहीं आ पाता था, किसी वजह से असमर्थ है आने में, तो पूरा कैमरा वैमरा लेके, स्टैंड वगैरह लेके उसके घर पहुंच जाते थे और उनके घर जाके उनसे बातचीत करते थे। मतलब फील्ड वर्क जर्नलिज्म किया आपने? जी सर। फील्ड वर्क जर्नलिज्म किया। अच्छा, ये अब थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं जरा मुख्य बात पे कि ये जैसे आपके निगाह में ये जेंडर समस्या जो है उसकी क्या स्थिति है, मतलब आपका अनुभव है उसको लेकर के? सर दरअसल मैंने जो काम किया है
वो ये कि पहली बात तो हम बचपन से ही इस चीज को सीखें अपने घर में कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जब जेंडर के लिए मेरा रंग की बात जब मैंने काम किया, तो फिर मैं बहुत सारे उनके पहलुओं पे काम शुरू किया कि स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ट्रांसजेंडर के बारे में जब हम बात करते थे पहले, तो किस तरह हम उन्हें बड़ा ही हीन दृष्टि से देखते थे। मुझे खुद भी याद है कि बरेली में जब वो सड़क के किनारे कोई मिल जाते थे, तो लोग किनारे हो जाते थे कि किन्नर आ गए, छक्के आ गए टाइप करके। तो वो सारी चीजें जो है इनके साथ रह के काम करके, इनसे बातचीत करके, वो एक क्या कहेंगे, हमारे भीतर जो एक चीज बसी हुई थी कि ये लोग तो बहुत बुरे होते हैं, खराब बातचीत करते हैं, खराब होते ही हैं, तो वो सारी चीजें टूटी हैं और मैं उनके साथ रह के इक्वलिटी सीखी हूँ। नहीं, जैसे जेंडर पर आपने जेंडर संबंधी व्याख्यान भी दिए हैं आपने, तो जैसे व्याख्यान का मुख्य मुद्दा आपका क्या होता है? मतलब कि स्त्री पुरुष में भेदभाव, या मतलब कि ट्रांसजेंडर को लेकर के भेदभाव, ये मुख्य मुद्दा होता है आपका? जी 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 सर, जी यही कि हम भेदभाव ना करें, जिसमें कि मेरा एक पॉइंट ये होता है कि हमारे घर में अगर बेटा है तो वो भी लड़की की तरह काम करे। ये बताइए कि जैसे कि ट्रांसजेंडर को लेकर के भी आपने काफी काम किया है, और जाहिर सी बात है उनकी दुनिया को, उनके समाज को समझने की कोशिश भी की होगी आपने। मुझे थोड़ा बताइए कि उनका जो समाज है, मतलब वो चूंकि हमारे समाज में तो वो घुल मिल के आमतौर पर नहीं रहते हैं, वो जैसे कहा भी जाता है कि वो हमारे समाज में आते हैं, उनका एक अपना समाज होता है, उनका अपना एक नेता होता है, एक लीडर होता है, गुरु जिसको बोलते हैं वो लोग शायद, और अलग अलग गुरु का अलग अलग एक समूह होता है। तो ये बताइए कि उनकी लाइफ को देख करके आपने क्या क्या महसूस किया है? दरअसल मैं ना तमाम तरह के ट्रांसजेंडर से मिली हूँ, तमाम तरह की परिस्थितियों वाले ट्रांसजेंडर से मिली हूँ, और जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिन्हें हमारा समाज छक्का कहता है, किन्नर कहता है, जिनके वहाँ एक गुरु होते हैं और वो बल्कि वो उनको एक पति की तरह मानते हैं। वो सबसे उनका जो समूह होता है सबसे श्रेष्ठ होते हैं, वो जो कह देंगे वही होता है। तो वो एक जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, जो आप देखते हैं कि घूम घूम के ताली बजा के नाचते हैं, बाजा बजाते हैं और कुछ उनसे लोगों से कुछ पैसे लेते हैं। एक तो ये लोग हैं। दूसरे कुछ पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर हैं, जो इस प्रथा को फॉलो नहीं करते हैं, इस तरह नहीं रहते हैं, उनका अलग तरह का है। आप शायद देखे होंगे जब दिल्ली में राइड होती है इन लोगों की, ट्रांसजेंडर्स की, हालांकि सिर्फ ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं उसमें, एलजीबीटीक्यू सारे होते हैं, जिसमें कि आप जानते होंगे लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ये सारे लोगों की जब परेड होती है तो आप देखेंगे उसमें एक से बढ़ के एक पढ़े लिखे लोग हैं, और अच्छे अच्छे जगहों पे लोग जॉब भी करते हैं। तो इक्वलिटी उन लोगों की आपस में भी नहीं है कि जो लोग ताली बजा के सड़कों पे मांगते हैं, या ढोलक बजा के लोगों के यहाँ बच्चा होता है तो गाने बजाने जाते हैं, उनके में, और जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर हैं उनके में भी आपस में भेद है। तो मैं इन सारी चीजों को लगातार देखती हूँ कि क्या भेद है। उनके यहाँ जो गाते बजाते हैं उनके यहाँ भेद ये है कि मतलब वो अलग इनसे इसलिए हैं और इस तरह है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उनकी मजबूरी है। आप देखते होंगे रेड लाइट पे भी ऐसे लोग जो है मिलते हैं। मैंने एक कहानी बहुत पहले लिखी थी, और मैं थोड़ा सा 2 लाइन में उसका जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। और फिर उस कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि यूनक बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इनका समाज जो है वो उनको ले जाता है, मतलब वो जो सामान्य समाज है उसमें वो रहने नहीं देता है।
या लोग बाग कई बार खुद अपनी मर्जी से भेज देते हैं, या कई बार वो जबरदस्ती ले जाते हैं। तो जो कहानी थी उसमें क्या था कि मैंने क्या लिखा था कि उसमें उसकी माँ छिपा लेती है और वो बताती नहीं है, और फिर उस बच्चे का संघर्ष होता है बहुत, मतलब उसकी लाइफ में काफी संघर्ष, वो पढ़ना चाहता है, पढ़ता भी है, और अपनी वो एक कलाकार भी बन जाता है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, और लड़की जो है वो उसको प्यार करने लगती है। तब उसकी समस्या शुरू होती है कि प्यार का मतलब तो अल्टीमेटली परिवार होता है, तो परिवार जो है वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये बताइए कि इस तरह की तो समस्याएं क्या काफी होती होंगी। जी सर, दरअसल मैं अभी जब 2 तरह का बता रही थी तो ये अधूरी रह गई मेरी बात कि इसमें जो जिनको हम छक्का कहते हैं, वो कहीं शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, लेकिन जिन्हें हम ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, है ना? वो पुरुष हों या स्त्री हों, वो दरअसल अपोजिट सेक्स की तरफ प्रभावित होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब लड़का पैदा हुआ है लेकिन उसको लड़की बन के रहना अच्छा लगता है। उसको जी लगता है कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन मेरा मन जो है, मेरा जो दिल धड़क रहा है वो एक लड़की की तरह है। वो किसी लड़के को देख के आकर्षित हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो शरीर से अक्षम है। वो शादी कर सकता है, वो परिवार बढ़ा सकता है, लेकिन उनकी अपनी दिक्कतें होती हैं कि वो अपोजिट सेक्स में जाते हैं, तो ऑपरेशन करा के अपने लिंग को भी चेंज करा लेते हैं वो। लेकिन हाँ, जिन्हें हम बचपन से देखते आए कि जिनको उठा लिया जाता है, वो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, एक बड़ी समस्या है। और मैं इस पर अब आपसे बात करूंगा तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। मैं जब बात खत्म होगी तो मैं आपसे जरा बाद में बात करूंगा इस सिलसिले में। मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि आपने बचपन से तरह तरह के मतलब समाज सेवा आपने देखी अपने पिताजी के जरिए, फिर आपने मूक बधिरों के लिए काम किया, फिर आपने मतलब विकलांग बच्चों के लिए काफी काम किया, फिर आपने मतलब स्त्रियों को सुंदर बनाने के लिए आपने काम किया काफी। तो फिर आपने ये मतलब जेंडर समस्याओं पर, हमारा रहा मेरी रात मेरी सड़क। हाँ अभी उस पर मैं आ रहा हूँ, जी, अभी। तो ये जो किन्नरों पर मतलब आपने मतलब काम किया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की, ये बताइए कि ये जो मतलब लेस्बियन हैं या मान लीजिए कि जो गे हैं, इनसे भी आपने बातचीत की होगी। जी सर। आपको एक बड़ा नाम बताती हूँ लेस्बियन की, आप देख सकते हैं अभी सर्च करके, जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो। एक है बासु प्रिमलानी, सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगी आपको। बड़ा नाम है और वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इंग्लिश में कॉमेडी करती हैं, सिंगल स्टैंड अप, सिंगल आती हैं, कोई लोग नहीं होते, किसी से बातचीत नहीं करती हैं, अकेले बातचीत करती हैं। और वो लेस्बियन, बहुत सारे लोगों से, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है, तो बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, लेस्बियन से, जो गे हैं उनसे, इवन जो बाइसेक्सुअल हैं उनसे, सबसे मिली हूँ। लाइफ में मैंने आपने क्या महसूस किया लाइफ में, ऐसा कौन सा पॉइंट या कौन सा पहलू ऐसा होता है कि जब कोई महिला लेस्बियन हो जाती है या कोई पुरुष गे हो जाता है? इसके सामाजिक कारण हैं, इसके मनोवैज्ञानिक कारण हैं, या दोनों कारण हैं? सर, सामाजिक कारण नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारण है।
ये जो है तो ये आपका क्या मनोवैज्ञानिक कारण आपने मतलब आपने क्या महसूस किया, किस तरह का मनोवैज्ञानिक कारण जो दबाव डालता है कि हमें अपना चॉइस इस तरह से रखना है, सर मैंने अभी थोड़ी देर या मजबूरी होती है कोई? नहीं सर, कोई मजबूरी नहीं होती है, वो तो आकर्षण होता है। सपोज करिए कि मैं एक लड़की हूँ नहीं, और मजबूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो अभी आपकी बात अभी इसको सिलसिला जारी रखें कि अगर देखें तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, बादशाह जो हुआ करते थे, उनकी कई रानियां और कई बेगमें हुआ करती थी, और जो राजा और बादशाह तो पूरा टाइम उन लोगों को शायद नहीं दे पाते थे, तो ये बहुत पुरानी बात है, किताबों में दर्ज भी है। तो उनकी जो बेगमें थी या उनकी जो रानियां थी वो आमतौर पर लेस्बियन हो जाती थी, लेकिन उसके पीछे कारण था मजबूरी थी। जी आपने क्या महसूस किया, इस पर थोड़ा हम बातचीत करना जी मेरे हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उनकी मजबूरी होती थी कि वो किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती तो बदनाम होती और उनके पति को भी ये बातें पता चलती, तो इसलिए वो लेस्बियन हो जाती थी। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ऐसा नहीं है, उसमें ये है कि वो उनका मन कहता है, वो आजाद है, उनके उनके पे कोई प्रेशर नहीं है, वो आजाद है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, उनको मन कर रहा है, मुझे मन है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे एक लड़की से प्यार है, तो मैं लड़की से प्यार कर रही हूँ। हाँ, समाज के डर से ये जरूर होता है कि लड़की लड़की से प्यार करती है, लेस्बियन हो गई, लड़का लड़का से प्यार करता है, गे हो गया, तो छुपाता जरूर है। लेकिन आजकल जो आज का जो दौर चल रहा है, इसमें वो भी खत्म हो गया है, लोग छुपाते नहीं है, बता देते हैं कि हम लेस्बियन हैं या गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल में ये होता है कि आप दोनों के प्रति आपका आकर्षण रहता है, पुरुष के प्रति भी रहता है और स्त्री के प्रति भी रहता है, तो इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है सर। क्या कुछ ऐसे भी मसले आपके सामने आए हैं कि लड़के ने छुपा लिया और उसने घर पे बताया नहीं और घर वालों ने उसकी शादी कर दी, और मतलब वो चाह कर भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है, तो ऐसे भी काफी केसेस आए होंगे आपके सामने? सर इसमें लेस्बियन और गे में तो नहीं आया, लेकिन जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिन्हें हम लोग हिजड़ा कह देते हैं, छक्का कह देते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, वो मैंने देखा था, वो मैंने बचपन में ही देख लिया था, मैं 7-8 में पढ़ रही थी तब की बात है। एक पड़ोस में लड़की रहती थी और उनकी शादी हो गई थी, और जिस लड़के से शादी हुई थी वो 3 भाई थे, तो बीच वाले भाई से उनकी शादी हो गई छुपा के, जैसा कि आपने कहा ना कि कुछ लोग छुपा लेते थे, बच्चों को देते नहीं थे उस कम्युनिटी को, तो वो छुपा लिए गए थे और बड़े हुए और उनकी शादी हो गई। इसलिए शादी हो गई कि गांव के लोग, जिस भी गांव में रहते थे वो गांव के लोग ना जाने कि इनका बच्चा ऐसा है, तो चुपचाप उनकी शादी कर दी गई। और जब शादी हो गई, कुछ साल बीत गए और इनके बच्चे नहीं हुए, तो आस पड़ोस के लोगों ने पूछना शुरू किया कि अरे आपके बहू को तो बच्चा ही नहीं हुआ, डॉक्टर को दिखाओ, ये कराओ वो कराओ, ये सब जानते ही हैं होता है। तो उनके घर के ही लोगों ने, उनकी सास ने अपने छोटे बेटे को उस बहू के पास भेजना शुरू किया कि तुम अपनी भौजाई से मिलो और उसको एक बच्चा हो जाए। तो वो जो लड़की थी वो ये बात नहीं चाहती थी, वो जानती अपने पति के बारे में तो सारा कुछ जान गई थी, बावजूद उसके वो चुप थी, वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी और से हो। तो वो जब उनके पास उनके देवर जाते थे तो वो उन्हें भगा देती थी, बाहर कर देती थी कि ये तो गलत बात है। और कुछ दिनों के बाद जो है वो लड़की वहां से निकल आई, मतलब निकल आना नहीं बल्कि सीधा सीधा कहेंगे कि वहां से भाग आई घर छोड़ के, और फिर उसको किसी से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। चलिए, इस पर ये एक बड़ा विषय, ये भी एक बड़ा विषय है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आप मेरा रंग का कार्यक्रम कर रही हैं, जिसमें भांति भांति के लोग मेरे मिलते हैं आपको, आप उनसे बातचीत करती हैं, आप कुछ ऐसे विषयों से जुड़े हुए लोगों से भी बातचीत करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं,
तो आपके पास तो काफी अनुभव होगा, तो आप इस पर कोई किताब वगैरह लिखने की बात सोच रही हैं? जी फिलहाल मैं तो नहीं सोच रही हूँ, मेरे दोस्त सोच रही हैं, लगातार कह रही हैं कि तुम लिखो, और मैं डायरी लिखती हूँ, लेकिन अभी किताब लिखने का कोई विचार नहीं है। नहीं, मैं तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात आपसे जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी सारी बातें आपसे जानना चाहता हूँ। जी और भी बहुत सारे लोग होंगे, समाज में बहुत सारे लोग होंगे जो इन बातों को समझना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। जी एक तो होता है कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर दी हमने, एक हुआ कि मेडिकल एनालिसिस कर दी हमने, बस बाकी एनालिसिस कर दी। और एक होता है कि जो जीती जागती जिंदगी से जब आदमी रूबरू होकर जब चीजों को इकट्ठा करता है, जानकारियां इकट्ठा करता है, तो वो जानकारियां जो होती हैं वो समाज के लिए बहुत काम की होती हैं। तो ये दो विषय जो मैंने आप मतलब आपसे बात करने का मकसद मेरा एक ये भी था कि मतलब मेन चीज जो ये है कि जो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये दो विचित्र मतलब एक इंडिफरेंट टाइप के, विचित्र नहीं कहेंगे, इंडिफरेंट टाइप के ये विषय हैं जिन पर कि लोगों को जानकारी नहीं है, और लोग या तो वो छी 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 करके बात करते हैं, या फिर वो मतलब जो है वो उसको सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, और वो डरे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में भी कोई ऐसा निकल आए तो ये फिर हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस तरह। तो ये एक मतलब ये दोनों विषय बहुत अच्छे हैं और जिन पर कि आपको इन्हें पेन डाउन करना चाहिए, मेरी अपनी ये सलाह है। अब ये बताइए कि ये जो मेरी रात और मेरी सड़क, ये आंदोलन क्या है? सर ये बताने से पहले आपने सारी बात सुन ली है, तो एक और बात बता देते हैं ट्रांसजेंडर की। हाँ, श्योर। कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो सेक्स वर्कर भी हैं। अच्छा। और मैं उनके इंटरव्यू की हूँ, मेरा रंग पे आपको मिल जाएगा। 8-10 सेक्स वर्कर के एक साथ इंटरव्यू की हूँ। सेक्स वर्कर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसजेंडर भी सेक्स वर्कर होते हैं, और उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख होता है, उनको बहुत परेशानी होती है, और उनका लोग बहुत शोषण करते हैं। अपने समाज में जानते ही हैं उनकी कैसी इज्जत है, किस तरह का वैल्यू है। तो उनकी कहानियां आप मेरा रंग पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे इसका पढ़ा भी है, ये वीडियो भी पढ़ा है कि किस तकलीफ से वो गुजरते हैं, और पूरी रात उनकी नौकरी यही होती है। हमने लॉकडाउन में उनको मदद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत नहीं कर पाए, और उसी समय मैंने मेरा रंग की वेबसाइट पे मैंने एक अपील की थी कि आप हमें मदद करें। हमने आज तक किसी से सर मेरा रंग के लिए कोई अपील नहीं की थी, और ना ही करूंगी कभी। मैंने उन लोगों के लिए, मैं जब जो उसका मेन है, एक लड़का है जैरी उनका हेड है एक तरह से देखा जाए तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि हम 32 लोगों का एक ग्रुप है जो बहुत परेशान है, और हमारे पास खाने को चीजें नहीं है। लेकिन मेरी भी एक सीमा है सर। लॉकडाउन के दौरान आप जानते हैं झुग्गी झोपड़ियों में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, मजदूर जा रहे थे, उन लोगों के रिजर्वेशन कराए हैं, किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, तो वो सारा हम लोगों ने किया है। तो मैं बहुत अच्छे से उनकी मदद अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। जितना सक्षम हूँ, जितना कर सकती हूँ, उतना उनका करती हूँ। आइए, एक उनका ये दर्दनाक वो जो है पहलू है, जिसको शायद ही कोई जानता होगा। ये बहुत ही कठिन है उनका जीवन, और लोग उनका इस तरह शोषण करते हैं कि कहते हैं कि हम इतने पैसे देंगे और चलो मेरे साथ, और घर लेके चले जाते हैं। जब कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, देखिए वो बहुत कम पैसे में रात को तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, बहुत कम पैसे में वो सड़क के किनारे, ट्रक के पीछे, दीवार के पीछे, झाड़ियों के पीछे जाके ये काम करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं पैसे वाले और कहते हैं कि हम एक ही रात का आपको 5,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आप हमारे घर चलिए, या मैं जहाँ होटल में आपके लिए कमरा बुक करा रहा हूँ वहां चलिए, और वहां ले जाके वो लोग बहुत शोषण करते हैं। एक लड़की की कहानी ये थी कि वो लेके गए, कहे कि चलिए आप मेरे घर 1 घंटे के लिए और मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा। और जब वो घर गई तो उसके घर में 3-4 और लड़के थे, और उसके साथ उन लोगों ने जो है अपना संबंध बनाया, और बाद में उन लोग बाहर से कुंडा बंद करके निकल गए कि अभी हम थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। तो वो लड़की, पता नहीं मुझे ऑन कैमरा सुनाई है कि नहीं, देखना पड़ेगा,
लेकिन वो कहानी मेरा रंग को सुनाई थी उसने। और जब वो लोग चले गए तो वो लड़की अंदर जो है परेशान हो रही थी, जो ट्रांसजेंडर थी, कि मैं क्या करूं। तो एक समय के बाद वो परेशान होकर उसका खिड़की तोड़ी, शीशे की खिड़की थी, और उसके गद्दे में आग लगा के निकल गए। अब वो सारे लड़के कहीं आसपास ही थे, तो उन लोगों ने अपने घर में धुआं देखा तो लौट के आए और वो भाग गई थी। तो बहुत एक जब ट्रांसजेंडर पे बात चली रही थी तो मैंने सोचा कि ये बात आपको बता दें। सर, अपना सवाल आपने शायद पूछा था कि मेरी रात मेरी सड़क के बारे में, है ना? हाँ, ये क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करिए। सर, ये एक कैंपेन है और ये कैंपेन हम लोगों ने 3 साल पहले शुरू किया था। और चंडीगढ़ का एक मामला था। एक आईपीएस की लड़की थी, उनके साथ रात को छेड़खानी हुई थी। वो कार से जी सर। हाँ, ये पता है, ये चर्चित कांड है। हाँ जी, तो आप जानते ही होंगे तब तो कि उनकी कार जो है लड़के आगे से रोक रहे थे, वो नहीं रोकी तो चारों तरफ से घेर लिए थे। फिर बड़ी मुश्किल से वो जो है कहीं थाने पे पहुंच पाई थी रिपोर्ट कराने। तो उसी के बाद ये कैंपेन शुरू हुआ था, जिसको 4-5 लड़कियों ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें गीता यथार्थ थी, श्वेता यादव थी, खुशबू अख्तर थी, प्रियंका सिंह थी, मैं थी और 2 और लोग थे। लेकिन उन लोगों ने इसके प्रति थोड़ा कुछ गलत व्यवहार कर दिया। जिस पेज से हम लोग काम कर रहे थे, उस पेज को ही वो 2 लड़कियों ने हाईजैक कर लिया था। मतलब जिस दिन हम लोगों ने लोगों से बातचीत की कि सड़क पे निकलना है, उसके 2 दिन पहले उन लोगों ने इस पेज को ही हाईजैक कर लिया था। बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा वो रिक्रिएट किया गया और फिर हमारा कैंपेन चला। और 17-18 शहरों से एक ही दिन 12 अगस्त को 9 बजे रात हम लोग इकट्ठा हुए थे अलग-अलग शहरों में, और हर जगह मीडिया वाले हम लोगों के बातचीत को शूट करने के लिए खड़े थे। तो ये कैंपेन था और सभी लोग अपने-अपने शहरों में एक-एक दिन निकले। इवन यहाँ पे भी जो लड़कियां शुरू की थी हमारे साथ, उन लोग भी एक-एक दिन निकली, दिल्ली गई जंतर मंतर पे। और मैं दिल्ली इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, वैशाली के पास। तो यहाँ की जितनी मेरी मित्र थी, उन्होंने कहा कि यार रात को हम 9 बजे पहुंचेंगे, फिर 2-3 घंटा वहां रुकेंगे। आते समय हम लोग को बहुत दिक्कत होगी, मेट्रो बंद हो जाएगा और पता नहीं गाड़ियां वाड़ियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो हमने अपने पूरे ग्रुप में बातचीत किया कि ऐसा है कि मैं इसको गाजियाबाद से ही करती हूँ। तो फिर मैंने गाजियाबाद से किया। बाकी सभी ने एक-एक दिन किया, हर जगह, लखनऊ में 1 दिन, कानपुर में 1 दिन, गोरखपुर में 1 दिन, हर जगह, भोपाल में 1 दिन, हर जगह एक-एक दिन हुआ। लेकिन गाजियाबाद में हमने 8 हफ्ते लगातार किए। हर सैटरडे निकलते थे और 2-3 घंटे सड़कों पे होते थे। उसके लिए 2 दिन पहले ही हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता था और पूरे ग्रुप के साथ जो है हम निकलते थे। करीब 70-75 लोगों का हमारा ग्रुप था। और उसमें हमारी जो मांग थी वो ये कि हम रात को सुरक्षित निकल सकें। तो हमारे अपने नारे बनाए हुए थे कि मेरी रात मेरी सड़क, निकलेंगे हम रातों को, यूं पीछा ना किया करो, इस टाइप का हम लोगों ने स्लोगन बना रखे थे। और उसी स्लोगन के साथ जो है नारा लगाते हुए हम लोग 2-3 घंटे सड़कों पे रहते थे। और अभी ये कैंपेन मतलब मेरा रंग की साथ-साथ, मेरा रंग के साथ-साथ इस कैंपेन पे बातचीत करने के लिए आपने देख ही लिया था कि आईआईटी में बुलाया गया और ऑक्सफोर्ड में भी इसी पे बातचीत करने के लिए बुलाया गया। ऑक्सफोर्ड में मैं कई बार गई, लेकिन एक बार इसी पे स्पेशली मेरी रात मेरी सड़क के लिए बुलाया गया। और मेवाड़ इंस्टीट्यूट में बुलाया गया, गोरखपुर गंगोत्री कॉलेज में बुलाया गया। बाकी हमारा गोरखपुर से एक कैंपेन चल रहा है, हम साल में 2-3 बार गोरखपुर की सड़कों पे होते हैं रात को। गोरखपुर मेरा शहर है तो मैं जाती रहती हूँ। डंडा उंडा लेकर रहती है साथ में? नहीं सर, इतनी बड़ी फौज होती है कि एक-एक झापड़ मारेंगे तब भी लोग गिर जाएंगे। सर, जब हम ये लोग कैंपेन हम लोग इसका रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तो अब आप गोरखपुर के हैं तो जानते ही होंगे कि गोरखपुर की लड़कियां कैसी होती हैं, दबंग टाइप की। एक जानी को तो ऐसे थपड़िया के मार देंगे, कोई बच नहीं सकता। तो खैर, अब कैंपेन पे वापस आते हैं। जब ये कैंपेन शुरू हो रहा था तो मैं रातों को जाग के इसके लिए स्लोगन लिखती थी। जितने स्लोगन है मेरे अपने बनाए हुए हैं। और एक दिन रात को जो है मतलब सड़क पे जो आने का समय था उसके एक दिन पहले मैं 2:30 बजे रात को एक भोजपुरी में गीत लिखी।
और उस समय मेरे पति मेरे कमरे में मुझे छोड़ के दूसरे कमरे में जाके बच्चों के साथ सो गए थे। और फिर मैंने जाके उनको जगाया और मैंने कहा कि ये देखना, ये ठीक लिखी हूँ क्या? तो ये आधी आंख खोल के कह रहे हैं, अरे यार सो जाओ, रात हो गई है। तो हमने कहा एक बार देख लो यार, बस देख लो, फिर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। तो आधी आंख खोले और उन्होंने देखा होगा कुछ नहीं, बोला ठीक है। हमने कहा बढ़िया, रिकॉर्ड कर दूं? बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर मैं उसके बाद से आई और उसको रिकॉर्ड करके रख दी। मेरा मन तो ये था कि वो उठते और इसी समय जो है इसे एडिट करके डाल देते मेरे पेज पे, जो हमारा पेज था कैंपेन का, अपनी सड़कें। लेकिन ये उस समय क्यों उठेंगे, वो तो मेरा काम था। तो सुबह जो है ये उठे तो चाय पीते समय इन्होंने एडिट किया और उस पेज पे फिर उसको डाला। उसके बाद हमने बहुत सारे कुछ गीत बनाए, नारे लिखे, कुछ रात भर काम करती थी मेरी रात मेरी सड़क के लिए। तो उसमें हमने 2-3 हफ्ते होने के बाद लगातार जब हम निकल रहे थे तो हमने एक नाटक भी लिखा। उस नाटक में ये था कि हम कुछ लोगों से ये बात थी, रियली था कि हम जब लोगों से कहते थे कि इस कैंपेन से जुड़ो, हम ऐसा करेंगे। मैं बड़े-बड़े पत्रकारों की बात कर रही हूँ। एक महिला जुड़ी थी जिनका एक वेबसाइट था, मैं नाम नहीं लूंगी बिना मतलब झगड़ा हो जाएगा। तो वो अच्छी पढ़ी लिखी महिला है। हाँ, लोग तो मेरे इतनी छोटी सी चीज को पकड़ के इतना कहते हैं ना, राई का पहाड़ बनाते हैं लोग। तो उनको मुझे 3-4 दिन लगा उस पढ़ी लिखी महिला को समझाने में कि यार ऐसा कैंपेन है, हमें सड़क पे चलना है। बहुत मेहनत लगती थी लोगों को समझाने में। तो और भी लोगों को जब हमने समझाया तो लोगों ने कहा कि इससे क्या बदल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। तो इन सारे अनुभवों के आधार पे हमने एक नाटक लिखा। उस नाटक को भी हमारे ग्रुप वालों ने ही खेला था। और उसमें ये होता था कि लड़के लड़कियां घूम रहे हैं सड़क पे और एक लड़की अकेले घूम रही है, जिससे कि मेरी रात मेरी सड़क वाले लोगों ने पहले किसी दिन कहा होता है कि तुम इस कैंपेन से जुड़ो, तो वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे तो पति के आने का टाइम हुआ है, मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो ये तो उसके अपने बहाने जो होते हैं, हमारे अपने बहाने वो करती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उस जो बहाना करती है उसी महिला को सड़क पे कुछ गुंडे जो है परेशान करते हैं। और उस समय मेरी रात मेरी सड़क की टीम जो है सड़क पे निकली हुई होती है और वो लड़की चिल्लाती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मेरा रंग की टीम जाती है और उस लड़की को बचाती है। तो इस तरह का एक नाटक भी हम लोग लगातार 3-4 हफ्ते तक खेले थे। तो ये आपके जो पेज पर ये उपलब्ध हैं सारी चीजें? जी सर, ये नाटक के लिए हमने मेवाड़ इंस्टीट्यूट से बात किया था कि हमें थोड़ी सी रोशनी उपलब्ध करा दें। तो किया तो था लेकिन रोशनी अच्छी नहीं हुई थी, अंधेरे में हुई है, लेकिन है वो मेरे पेज पे है। अच्छा। तो कुछ सारे कुछ जितना गोरखपुर में हमने किया है, लगातार हमने गोरखपुर में किया है। इवन मैंने गंगोत्री कॉलेज में जो किया है तो वहां पे उनका कैमरामैन था, वो शूट किया है, वो वीडियो भी हमारे पास है। तो शालिनी जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सहजता से और बहुत ही जिसको कहते हैं कि ईमानदारी का मतलब ये है कि जब आदमी को मतलब जो सारी चीजें अनुभव से निकलती हैं तो वो उसमें ईमानदारी झलकती है। तो आपकी बातों में बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी मुझे नजर आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दोस्तों को भी काफी अच्छा लगा। 1-2 लोगों के कुछ सवाल हैं, मैं अभी टेकअप नहीं कर रहा हूँ, आप उनका जवाब दे दीजिएगा। ये है ना, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है तो उसको जरा जवाब दे दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। देखने वाले दोस्तों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर आपका बहुत आभार।